वित्तीय प्रबंधन में आज हम पूंजीगण के सिद्धांत थ्योरीज या प्रिंसिपल्स ऑफ कैपिटलाइजेशन का अध्ययन करेंगे। पूंजीकरण की मात्रा निर्धारित करने का कार्य एक महत्वपूर्ण एवं कठिन कार्य है। पूंजीकरण की मात्रा निर्धारित करने की आवश्यकता एक नई स्थापित कंपनी के लिए भी होती है और वर्तमान संस्था के लिए भी। नई कंपनी की दशा में यह कार्य अपेक्षाकृत अधिक कठिन होता है, क्योंकि इसे न केवल वर्तमान आवश्यकताओं के लिए बल्कि भविष्य की आवश्यकताओं के लिए भी पूंजी की आवश्यकता होती है। ऐसी दशा में पूंजी के या तो अत्यधिक अथवा अपर्याप्त मात्रा में एकत्रित करने का खतरा होता है, परंतु विद्यमान संस्थाओं में यह समस्या अलग ही होती है। इन्हें अपनी वित्तीय नीति में सुधार या संशोधन करना होता है, जिसके लिए वह या तो नई प्रतिभूतियों के निर्गमन द्वारा पूंजी में वृद्धि करती है या पुरानी प्रतिभूतियों के शोधन द्वारा पूंजी में कमी करती है, जिससे कि पूंजीकरण व्यवसाय की आवश्यकताओं के अनुरूप हो जाए। पूंजीकरण की मात्रा का निर्धारण करने के लिए दो सिद्धांत हैं। नंबर 1 कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन, पूंजीकरण का लागत सिद्धांत। दूसरा अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन, पूंजीकरण का आय सिद्धांत। पूंजीकरण का लागत सिद्धांत, कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। इस सिद्धांत के अनुसार एक नए स्थापित व्यवसाय के लिए पूंजीकरण की राशि का निर्धारण इसकी वित्तीय आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। जब एक नया व्यवसाय स्थापित किया जाता है तो इसे स्थायी संपत्तियां जैसे संयंत्र, मशीनरी, भवन, पेटेंट इत्यादि में विनियोग करने की आवश्यकता होती है। इसे स्टॉक देनदार आदि में विनियोग करने के लिए कार्यशील पूंजी की भी आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त इसे व्यवसाय के परिवर्तन, प्रमोशन तथा संगठन पर भी कुछ व्यय करने होते हैं। इन सभी मदों के लिए आवश्यक राशि का योग करने से पूंजीकरण की राशि ज्ञात हो जाती है। उदाहरण के लिए यदि किसी फर्म को 20 लाख रुपए की स्थायी संपत्तियों की आवश्यकता है, 10 लाख रुपए कार्यशील पूंजी के लिए चाहिए और व्यवसाय की स्थापना की लागत के लिए 25 लाख रुपए चाहिए, तो पूंजीकरण की कुल राशि 32,50,000 रुपये होगी। कंपनी द्वारा यह राशि अंशों, ऋण पत्रों आदि के निर्गमन द्वारा प्राप्त की जाएगी। पूंजीकरण का लागत सिद्धांत नए स्थापित व्यवसायों के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इससे प्रवर्तकों को यह ज्ञात हो जाता है कि उन्हें कुल कितनी पूंजी एकत्रित करनी है। परंतु यह सिद्धांत पूर्ण रूप से संतोषजनक नहीं है, क्योंकि यह व्यवसाय की आय क्षमता, अर्निंग कैपेसिटी को ध्यान में नहीं रखता। इस सिद्धांत के अनुसार पूंजीकरण की मात्रा व्यवसाय में किए जाने वाले प्रारंभिक विनियोग पर आधारित है, जिसमें व्यवसाय की आय क्षमता में परिवर्तन के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए कुछ स्थायी संपत्तियां एब्सोल्यूट हो जाती हैं, अब्सोल्यूट, कुछ बेकार आइडल पड़ी रहती हैं, जिसके कारण व्यवसाय की आय क्षमता में गिरावट आती है। फलस्वरूप कंपनी विनियोजित पूंजी पर उचित दर से प्रतिफल नहीं दे पाएगी, जिसका परिणाम ये निकलेगा कि कंपनी अति पूंजीकरण और कैपिटलाइजेशन की स्थिति में फंस जाएगी। अतः यह सिद्धांत विद्यमान संस्थाओं पर लागू नहीं होता, क्योंकि यह सिद्धांत यह बता पाने में असमर्थ रहता है कि व्यवसाय में विनियोजित की हुई पूंजी उस व्यवसाय की लाभप्रदता अथवा आय क्षमता के अनुरूप है या नहीं है। इसके अतिरिक्त लागत के अनुमान भी ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल होते हैं, जो कि मूल स्तर में परिवर्तनों का ध्यान नहीं रखते। पूंजीकरण का आय सिद्धांत, अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। यह सिद्धांत इस तथ्य को स्वीकार करता है कि संस्था का पूंजीकरण उसकी आय क्षमता पर निर्भर करता है। इस सिद्धांत के अनुसार संस्था का पूंजीकरण दो तत्वों पर निर्भर करता है: भविष्य के आय का अनुमान, एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स। दूसरा आय की सामान्य दर अथवा पूंजीकरण की दर, नॉर्मल अर्निंग रेट, आल्सो टर्म्ड एज कैपिटलाइजेशन रेट। भविष्य की आय का अनुमान, एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स, भविष्य की आय को
पूर्वानुमान करने का कार्य एक कठिन कार्य है। विद्यमान संस्थाओं की दशा में भविष्य की आयों का पूर्वानुमान पिछले वर्षों की औसत आय के आधार पर लगाया जाता है, क्योंकि पिछले वर्षों की आय ये सूचित करती है कि भविष्य में कितनी आय होने की संभावना है। पिछले वर्षों की औसत आय की गणना करते समय केवल सामान्य लाभों को ही शामिल करना चाहिए। यदि किसी वर्ष में कोई असामान्य अबनॉर्मल इनकम हुई है तो उसे इस वर्ष के लाभों में से घटा देना चाहिए। यदि किसी वर्ष असामान्य हानि हुई है, जैसे कि बाढ़ अथवा अग्नि आदि से, तो उसे लाभों में से वापस जोड़ देना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी व्यवसाय के लाभ में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दे रही हो तो औसत लाभ ज्ञात करने के लिए सबसे नज़दीक के वर्ष के लाभ को अधिक भार देना चाहिए, सबसे दूर के वर्ष के लाभ को कम भार देना चाहिए। आय की सामान्य दर अथवा पूंजीकरण की दर, नॉर्मल अर्निंग रेट और कैपिटलाइजेशन रेट। आय की सामान्य दर से आशय ऐसी दर से है जो विनियोजकों को उस संस्था में धन विजित करने के लिए आकर्षित करने के लिए देनी अनिवार्य है। इस दर का अनुमान उसी प्रकार के व्यवसाय में लगी हुई अन्य कंपनियों द्वारा अर्जित दर के आधार पर लगाया जाता है। आय की दर प्रत्येक उद्योग में भिन्न भिन्न होती है। इस विधि से भविष्य की आय तथा आय की सामान्य दर का पूर्वानुमान करने के पश्चात पूंजीकरण की मात्रा का निर्धारण किया जा सकता है। जैसे यदि किसी कंपनी की भविष्य की अनुमानित आय 1,60,000 रुपये है और आय की सामान्य दर का अनुमान 8% लगाया जाता है, तो इसका पूंजीकरण की मात्रा 20 लाख रुपये अथवा 1,60,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 8 होनी चाहिए। यदि इस राशि की तुलना कंपनी के पूंजीकरण की वास्तविक राशि से की जाती है तो ये ज्ञात हो जाएगा कि कंपनी के उचित पूंजीकरण है, अतः अति पूंजीकरण है अथवा उत्पूंजीकरण। पूंजीकरण का आय सिद्धांत अधिक तर्कसंगत लॉजिकल प्रतीत होता है, क्योंकि यह पूंजीकरण की राशि का प्रत्यक्ष रूप से आय क्षमता से संबंध स्थापित करता है। इस सिद्धांत की भी सीमाएं हैं। यह सिद्धांत तभी लागू किया जा सकता है जबकि फर्म की भविष्य की आय और आय की सामान्य दर सही अनुमान लगाया जा सकता हो। वास्तविक व्यवहार में इन दोनों तत्वों का सही प्रमाण करना एक अत्यंत कठिन कार्य है। फर्म की भविष्य की आय अनेक तत्वों पर निर्भर करती है, जैसे इसकी वस्तुओं की मांग, उद्योग में प्रचलित प्रतिस्पर्धा की मात्रा, प्रबंधन की कार्य कुशलता, श्रम की उत्पादकता आदि। आय सिद्धांत की उच्च सीमाओं के कारण नए उपक्रमों को दशा में पूंजीकरण के लागत सिद्धांत को अधिक महत्व दिया जाता है। दूसरी ओर विद्यमान उपक्रमों की दशा में पूंजीकरण का आय सिद्धांत पूंजीकरण के लिए अधिक उपयुक्त आधार प्रस्तुत करता है। थैंक यू।